फैसल साहब, क्या अनलिमिटेड टाइम अवेलेबल है अमेरिका और ईरान के पास कि इसी तरीके से एक स्टेलमेट में बैठे रहें? क्योंकि एक मखसूस मुद्दत के अंदर इन चीज़ों का हल हो जाना शायद सारों का भला होगा। उसके बाद मुझे तो लगता है कि यूरोप और अमेरिका सबसे ज़्यादा चीखें मारेंगे। ईरान का भी खसारा है, ये नहीं कि ईरान फ़ायदे में होगा। जी। एडमिरल साहब। शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। नहीं, बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम किसी के पास भी नहीं है। ना सिर्फ ये कि इन दोनों के पास नहीं है, बल्कि ख़त्ते के पास नहीं है और दीगर जो ख़त्ते के बाहर के ममालिक हैं उनके पास भी नहीं है। तो एवरीबडी वांट्स कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। अमेरिका आप अगर देखें तो इस वक्त बिल्डअप कर रहा है अपनी फोर्सेस को, और जो इतलात हैं उसमें यह है कि जेरल्ड फोर्ड जो कि मेडिटरेनियन में था उसको रेड सी में लेकर आ गए हैं। वो परहैप्स वो चाहते हैं कि बाबल मंदब अगर बंद करने की कोशिश की जाती है या कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो उसको पहले वो कंट्रोल हासिल कर लें उसका, और हूतीज़ को ना लेने दें। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको अफ्रीका के नीचे से वो लेकर आ रहे हैं इस थिएटर में, और यकीनन वो मेरा ख्याल है कि इसलिए ला रहे हैं कि ईरान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ब्लॉकेड अभी उठने वाला नहीं है और हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में मौजूद हैं और ये ब्लॉकेड चलता रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि जो ईरान की तजावीज़ हैं बातचीत करने की मरहलावार, वो प्रैक्टिकल तजावीज़ हैं। जो अमेरिकन कह रहे हैं वो डिक्टेशन कर रहे हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं अगर आप उस तरह से मानेंगे तो डील होगी, अगर आप नहीं मानेंगे तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ईरान ये कह रहा है कि आप बातचीत करें, सबसे पहले आप जंग बंदी पे राज़ी हों, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो जिसमें जंग बंदी हो, और उसके बाद फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड ब्लॉकेट इन दोनों को उठाया जाए, और फिर हम तीसरी मरहले में बात करें न्यूक्लियर पे। तो ये स्टेप वाइज आई थिंक बातचीत का वो कह रहे हैं। देखें, एनपीटी के मेंबर होने के नाते ईरान को अप टू 20% एनरिचमेंट की इजाज़त है सिविलियन न्यूक्लियर यूज़ के लिए। 3.67% पे ईरानियंस राज़ी हुए थे JCPOA में, 2015 से 18 वो चला, और ट्रंप साहब ने 2018 में उससे बर्खास्त ली ये कहकर कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं है, इसलिए ये बहुत ख़राब एग्रीमेंट है। उस वक्त उनको ईरान के 3.67% एनरिचमेंट पे भी कोई एतराज़ नहीं था। उसके बाद ईरान ने 60% तक एनरिचमेंट की, जो कि ईरान की गलती थी, ईरान को नहीं करना चाहिए था। IAEA की वेरिफिकेशंस होती रही, इंस्पेक्शंस होती रहीं, और उसमें वेरीफाई करते रहे कि ईरान कंप्लाई कर रहा था JCPOA को। लेकिन जाहिर बात है कि अमेरिका की रिट्रीट के बाद फिर ईरान ने भी एक्सेस दिखाया। लेकिन अभी ये कहना कि ईरान NPT का मेंबर होते हुए 0% पे आ जाए, मेरा ख्याल है कि ये आप किसी मुल्क से उसकी खुद मुख्तारी छीन रहे हैं, और इसीलिए ईरानियंस ये कहते हैं कि हम अपनी खुद मुख्तारी नहीं दे सकते किसी को। आप हमसे बातचीत करें, हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, और जो हमारे हकूक़ हैं हमें वो हकूक़ देने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि ईरान ने 60% पे ले जाने की गलती की है, तो अमेरिका ने भी तो बहुत सारी गलतियाँ की हैं। अमेरिका ने भी तो बातचीत के दौरान 2 दफ़ा अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, एक दफ़ा इसराइल ने किया, एक दफ़ा अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिल के किया है, और बहुत सारे वादों से अमेरिका भी फिरा है। फिर जहाँ तक ईरान में बात है कि उसके हार्डलाइनर्स और पॉलिटिशियंस में कोई रिफ्ट आ रही है, मेरा ख्याल है ये एक प्रोपेगेंडा है अमेरिका की तरफ से। ईरान में एक बड़ा यूनिक गवर्नेंस सिस्टम है, और उसमें आइडियोलॉजिकल लोग भी हैं और पॉलिटिकल लोग भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग हमेशा सबसर्विएंट, मतलब फॉलोअर्स रहते हैं आइडियोलॉजिकल जो लीनिएज है उसके। और अगर ईरान ने पहले कोई ऑफ़र की थी तो ये हो नहीं सकता कि वो जो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक है उसकी अप्रूवल के बगैर कोई ऑफ़र कर दी हो, यानी जो पॉलिटिकल आर्म है उसने अपनी तरफ से कोई ऑफ़र कर दी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ईरान। लेकिन अब ईरान, जाहिर बात है कि बातचीत करके जब उनके डिसीजन हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल ब्लॉक भी आइडियोलॉजिकल ब्लॉक के पीछे खड़ा हो जाता है, और फिर एक डिसीजन पे ये लोग रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो वो बात कर रहे हैं 3 लेयर्स में डिस्कस करने की, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल।